पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। ठीक है। और इसमें करीब 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 34 सीटें कांग्रेस के पास और एक सीट आपके अन्य को गई है ना। तो इसको याद रखना है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये छात्रों की जीत है, उन सभी बच्चों की जीत है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से पीड़ित थे, वैकेंसी में लेट लतीफ़ी से पीड़ित थे। उन सभी कर्मचारियों की भी जीत है जिनके 70-80% और 90 का जो आप कह सकते हैं नुकसान उन्होंने झेला और उसके बाद उन्हें एरियर्स भी प्राप्त नहीं हुआ, उनकी जीत है। संविदा कर्मचारियों की जीत है जिन्होंने बहुत हड़ताल किया और उनकी जायज़ मांग पूरी नहीं की गई। ठीक है। तो कहते हैं कि घमंड जो है ना, रावण कभी नहीं टिका। तो ये पार्टी क्या चीज़ थी, है ना। तो अब एक स्पष्ट संदेश जनता ने दिया है, जो भी सरकार सत्ता पे रहेगी, कि उन्हें भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। याद हो, कांग्रेस की सरकार केंद्र से भी भ्रष्टाचार के आरोपों में गई थी और राज्य से भी बिल्कुल वही होता दिख रहा है। तो भारत की जनता कहीं की भी हो, छत्तीसगढ़ की हो या मध्य प्रदेश की हो या पूरे देश की हो, उनको भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनता ने किस पार्टी को जनादेश दिया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है और कह सकते हैं अभूतपूर्व, जैसा कि एग्जिट पोल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, वैसी सीटें प्राप्त हुई हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों स्टेट मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी, जबकि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ही विजयी रही है, तो भाजपा की सरकार यहाँ पे भी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है? तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस की केवल एक ही राज्य में सरकार बन रही है, वो है तेलंगाना राज्य। ठीक है। तेलंगाना राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि जनता के बीच में कोई भी दुविधा नहीं है। जहाँ पे भी वो जनादेश दे रही है, वो गठबंधन सरकार की बजाय पूर्ण बहुमत का जनादेश दे रही है। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप 28 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। अब ये कोप 28 क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। ठीक है। उनकी 28वीं बैठक आयोजित की गई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई। ठीक है। और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बैठकें आयोजित होती हैं और ये बैठकें ऐसे आयोजित होती हैं कि मतलब बस नाम के लिए आयोजित होती हैं, कुछ भी कंक्रीट इसमें निकल के नहीं आता है। ठीक है। और ऐसा ही हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में, पूरी तरीके से फेल करता हुआ ये कोप सम्मेलन दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन के तो प्रेसिडेंट इसमें भाग ही नहीं लिए हैं। बाकी देश जो भाग लिए हैं वो भी, उनका भी कुछ रवैया बहुत पॉजिटिव दिखता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका सही जवाब है चंद्रनगर। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर अब चंद्र नगर रख दिया गया है। ठीक है। और ये जो है वहाँ की नगर पालिका से प्रस्ताव पारित करवा के, ये यानी नगर निगम से ऐसा किया जा रहा है। फिरोजाबाद आपको पता है कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जगह है जो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद है ना, कांच की चूड़ियों के लिए। वैसे ही आपका जो खुर्जा है वो मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है।
और कई स्थान जो हैं वो कालीन के लिए फेमस है। तो कालीन के लिए कौन सा स्थान फेमस है, आप चाहें तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप अगर चिकन कढ़ाई के लिए बोलेंगे तो लखनऊ फेमस है ना। तो ऐसे बहुत सारी स्थान हैं जो फेमस है वस्त्रों के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एआई के पुनः सीईओ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन जो है वो ओपन एआई के पुनः सीईओ बने हैं, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि सैम अल्टमैन को अभी अभी हटा दिया गया था ओपन एआई से, है ना। अब उन्हें पुनः वापस लाया गया है क्योंकि पूरी कंपनी में ही बगावत हो गई थी कि सैम अल्टमैन को वापस नहीं लाओगे तो हम 90% जो कर्मचारी हैं वो इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में ओपन एआई को संचालित करना बड़ा ही कठिन हो जाता और अंततः सैम अल्टमैन को वापस लाया गया है। ठीक है, ओपन एआई आपको बता दें कि एआई सॉफ्टवेयर जो, जैसे कि आपने अभी चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, है ना। ये चैट जीपीटी, GPT-4, जितने भी ये एआई टूल्स हैं, ये इसी कंपनी ने, ओपन एआई ने बनाए हैं। ठीक है, तो एआई के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन लाने का कार्य किया है। गूगल का जो एआई टूल है उसका नाम है बार्ड। डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में होने वाली वर्षा किस तूफान के कारण हो रही है? तो इसका सही जवाब है मीचांग तूफान। मीचांग तूफान के कारण छत्तीसगढ़ में वर्तमान में वर्षा हो रही है, आप सभी देख रहे होंगे। ठीक है, अब ये मीचांग तूफान कहाँ आया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया है। ठीक है, और ये 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के तट से भी टकराया है, विशाखापट्टनम से। ठीक है, 4-5 के समय, और उसके बाद लगातार ये ऊपर बढ़ रहा है, तो इस कारण से छत्तीसगढ़ में भी वर्षा देखने के लिए मिल रही है। मीचोंग, इसका नामकरण किया है म्यांमार ने। तो ये सारी जानकारी आप याद रखिएगा, और ये बंगाल की खाड़ी में उठने वाला इस वर्ष का चौथा क्या है आपका तूफान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है इटली। इटली देश में स्थित है माउंट एटना ज्वालामुखी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है ना, और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। और अगर इसकी बात की जाए कि इटली में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, वो आपका इटली में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है, एटना भी वहीं पे है। ठीक है, और जो सिसिली द्वीप है वहाँ पे कई ज्वालामुखी हैं इटली में, तो उसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर विश्व के कई सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए, तो जो आपका माउंट कोटोपैक्सी है वो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत पे स्थित है। ठीक है, भारत में बात की जाए तो बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोई सक्रिय ज्वालामुखी है कि नहीं, तो कोई भी ज्वालामुखी नहीं है छत्तीसगढ़ में, ना ही सक्रिय, ना ही सुसुप्त, ना ही शांत। ठीक है, तो ये भी आपको जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की 84वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, तो वैशाली रमेश बाबू 84वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। तो रमेश बाबू का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ये एक्टर हैं, और वैशाली रमेश बाबू का उनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, किससे संबंध है? तो आर प्रज्ञानंदा से संबंध है। ठीक है, आर प्रज्ञानंदा कौन है? तो वो भी ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर किस राज्य से आते हैं? तो सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर आते हैं तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु में चेस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, चेस एक दिमाग का खेल है, जिसके कारण कह सकते हैं कि बच्चों का दिमाग काफ़ी तेज भी होता है, इसलिए आपको और आपके बच्चों को ये खेल ज़रूर खेलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक T20 मैच जीतने वाली टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब है भारत। तो भारत जो है वो सर्वाधिक T20 मैच जीतने वाली टीम है। ठीक है, ये रिकॉर्ड पहले पाकिस्तान के नाम पे था। भारत ने, अब आप जानते हैं कि भारत जो है सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलती है। ठीक है, तो
ऑब्वियस सी बात है, मैच जीतने एवं हारने का भी रिकॉर्ड भारत के ही नाम पे होगा। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये भी T20 की माहिर खिलाड़ियां हैं या माहिर टीमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर प्रज्ञानंदा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है शतरंज। शतरंज खेल से संबंधित है। अभी अभी हमने वैशाली रमेश बाबू की बात की, जो कि इनकी बहन है। आर प्रज्ञानंदा जो है इनकी ही बहन है वैशाली रमेश बाबू, और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। आर प्रज्ञानंदा मैग्नस कार्लसन जो कि विश्व विजेता, उनको कई बार हरा चुके हैं, 2-3 बार हरा चुके हैं। ठीक है, और मैग्नस कार्लसन इनसे काफ़ी प्रभावित हैं और इनकी पूरी संभावना है कि आगे चल के ये भारत के विश्व चैंपियन बनेंगे शतरंज की खेल में। ठीक है, चेस जिसको बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा, आर प्रज्ञानंद जो है इनका संबंध किस खेल से है? शतरंज खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है लाल डुहोमा। ठीक है, तो लाल डुहोमा जो है मिजोरम के नए राज्यपाल हैं या नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, लाल डुहोमा बने हैं। और आपको पता हो जो JPM है, JPM जो पार्टी है, ये क्या बनी है? ये सबसे बड़ी पार्टी बनी है ना, और इसने सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे जीत ली हैं। ठीक है, और लाल डुहोमा उसी पार्टी के नए विधायक दल के नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो इसका सही जवाब है विष्णुदेव साय। तो इनका नाम फाइनल हो चुका है, विधायक दल के नेता ये चुन लिए गए हैं और कल राज्यपाल से ये मिल चुके हैं। CMO छत्तीसगढ़ के जो पेज है ना, उसमें इनकी फ़ोटो भी बाकायदा अपडेट हो चुकी है। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितनी महिला विधायक चुनाव जीती हैं? तो इसका सही जवाब है 19 विधायक। तो इस वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 19 महिला विधायकों ने चुनाव जीता है और विधानसभा में सर्वाधिक संख्या होगी महिलाओं की, है ना, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के लिए किसका नाम प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। देखिए, रमन सिंह बहुत ही सीनियर लीडर हैं बीजेपी में। अब इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि पहले 3 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो उससे महत्वपूर्ण और उससे बड़ा पद जो है वो विधानसभा अध्यक्ष का ही होता है। विधानसभा अध्यक्ष विधायिका में सर्वोच्च होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री से भी बड़ा होता है। उसी के परमिशन से कोई प्रस्ताव रखा जाता है या हटाया जाता है। सदस्यों की योग्यता निर्योग्यता का भी कई बार निर्धारण करने का अवसर विधानसभा अध्यक्ष को लगता है। ठीक है, तो डेकोरम बनाए रखना और सब कुछ विधानसभा में सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी जो होती है विधानसभा अध्यक्ष की होती है। एक बहुत ही जिम्मेदार पद है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को दिया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशान पाकिस्तान किस भारतीय को हाल ही में प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है, तो इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है निशान पाकिस्तान। ये चौथे व्यक्ति हैं जिनको निशान पाकिस्तान प्राप्त हुआ है। और निशान पाकिस्तान मोरारजी देसाई को इससे पहले प्राप्त हो चुका है, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको निशान पाकिस्तान और भारत रत्न दोनों ही अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, तो सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का नाम याद रखिएगा। इन्होंने पर्यावरण और कह सकते हैं दान दक्षिणा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। ठीक है, और ये रिलीजियस लीडर है मुस्लिम समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है गरबा। गरबा को यूनेस्को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये गुजरात से संबंधित है गरबा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गुजरात का एक क्लासिकल नृत्य या कह सकते हैं सांस्कृतिक नृत्य है। ठीक है, जबकि सुवापंथी आप जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में भी होता है, भांगड़ा आपका पंजाब में होता है।
लेकिन चुना कौन सा गया है। पहला प्रश्न है, भैयालाल राजवाड़े किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। तो इसका सही जवाब है बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र, यानी विधानसभा क्रमांक 3। ठीक है, विधानसभा क्रमांक 3 से भैयालाल राजवाड़े जो है चुनाव जीते हैं। आपको पता हो भैयालाल राजवाड़े पहले जो है कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट में। खेल एवं युवा कल्याण विभाग इनको था बीजेपी गवर्नमेंट के लास्ट कार्यकाल में। ठीक है, उसके बाद ये चुनाव हार गए थे और इस बार पुनः ये चुनाव जीत गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अंबिका सिंह देव को लगभग 25,000 वोटों से हराया है, यानी 25,000 से कुछ ज़्यादा मतों से हराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती हैं। तो इसका सही जवाब है भटगांव। तो श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव से चुनाव जीती हैं। ठीक है, तो ये राजवाड़े समाज की हैं और इसी कारण भैयालाल राजवाड़े भी इनसे मुलाकात किए थे। ठीक है, हालांकि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये महिला हैं। ठीक है, और करीब 19 महिलाएं जो हैं वो विधानसभा चुनाव जो जीत के इसमें आई हैं, विधानसभा में शामिल हुई हैं। तो ठीक है, इसको याद रखना है। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जो है भटगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक बनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है आपको। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से किसने चुनाव जीता है। ठीक है, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से किसने चुनाव जीता है। तो इसका सही जवाब है श्री विष्णुदेव साय। ठीक है, श्री विष्णुदेव साय जो हैं ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, है ना। लगभग इनके नाम की घोषणा तो हो ही गई है, सीएमओ छत्तीसगढ़ में अपडेट भी हो गया है। ठीक है, तो मतलब यही बनेंगे और शपथ ग्रहण के बाद आधिकारिक तौर पे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इन्होंने कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर विधायकों के नाम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो मंत्री बने हैं ना विधायक, वो किस क्षेत्र से मंत्री बने हैं, है ना, किस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं और मंत्री बने हैं, उनको पूछा जाता है। तो मुख्यमंत्री का पद जो होता है कैबिनेट में सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र के हैं। और क्योंकि ये यानी ट्रेडिशनल जो हमारा मध्य छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है उससे हट कर है, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र आपको पता हो ये जसपुर जिले में शामिल है कुनकुरी, तो वहाँ से जीत कर आके मुख्यमंत्री बनना यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश चौधरी किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। तो जी हाँ, ये रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और ये श्री ओपी चौधरी का पूरा नाम है ओम प्रकाश चौधरी, इसको भी आप याद रखिएगा। संभावनाएं पूरी हैं कि ओम प्रकाश चौधरी या ओपी चौधरी जो हैं वो कैबिनेट में शामिल होंगे। ठीक है, हालांकि पहली बार विधायक बने हैं तो हो भी सकता है कि इनको अभी मौका ना मिले, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है इनका, है ना। तो इनको याद रखना है। और पीएससी का जो घोटाला हुआ था उसके प्रति इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और आज की डेट में हम लोग यानी जांच का जो कह सकते हैं एक संभावनाएं जताई जा रही हैं, पीएससी की जितनी भी पोस्ट में घोटाले हुए हैं उसकी जांच कम से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। तो इसका सही जवाब है 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर 2023, ठीक है, को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की का जो शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो एक चौंकाने वाली खबर मध्य प्रदेश से भी आई है कि मध्य प्रदेश के अगले सीएम कौन होंगे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है श्री मोहन यादव। श्री मोहन यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश का। तो हमारे मामा जो हैं शिवराज सिंह चौहान, कह सकते हैं मामा के नाम से फेमस हैं, इनको अब मौका नहीं दिया जा रहा है। ये 4 बार यानी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनकी जगह अब श्री मोहन यादव जो हैं, श्री मोहन यादव को मध्य प्रदेश
के मुख्यमंत्री। विधानसभा क्रमांक 90 कोंटा से किसने चुनाव जीता है? तो इसका सही जवाब है कवासी लखमा। तो कवासी लखमा जो कि पूर्व जो भूपेश सरकार थी उसमें आबकारी मंत्री थे, ये विधानसभा क्रमांक 90 यानी कोंटा जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में स्थित विधानसभा है उससे अपना चुनाव जीत लिया है और ये कोंटा से विधायक हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये विधानसभा? क्योंकि ये अंतिम विधानसभा है दक्षिण में, है ना। जैसे कि भरतपुर सोनहत 1 नंबर है, वैसे ही ये 90 नंबर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ से कवासी लखमा चुनाव लड़ते हैं और इन्होंने अपना चुनाव जीत लिया है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ईश्वर साहू। ईश्वर साहू ने साजा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है और ईश्वर साहू काफ़ी निचले तबके से आते हैं और एक स्टोरी में मैंने देखा था कि इनके पुत्र की शायद हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और उसके बाद इनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था और इन्होंने अपना चुनाव जो है वो जीत लिया है। ठीक है, तो साजा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? ईश्वर साहू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर रमन सिंह ने ये चुनाव जीता है राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, ये इनका विधानसभा क्षेत्र है और ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इसलिए इनका विधानसभा क्षेत्र इम्पोर्टेंट होता है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कौन जीते हैं? और डॉक्टर रमन सिंह जीते हैं। और चूंकि ये विधानसभा अध्यक्ष भी बनने वाले हैं, संभावनाएं ऐसी जताई जा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बनेंगे, तो ऐसे में इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है अनुज शर्मा। अनुज शर्मा जो कि पद्म श्री सम्मान प्राप्त करता हैं, इसके अलावा ये अभिनेता हैं, गायक हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, गीतकार हैं। तो अनुज शर्मा धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं और इन्होंने चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इनकी विधानसभा क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किस दल ने जीता है? ठीक है, ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। तो इसका सही जवाब है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ठीक है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने केवल 1 सीट प्राप्त की है। ऐसा कहा जाए कि भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर किसी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में टिकट यानी विजय प्राप्त की है तो वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है और इन्होंने पाली तानाखार में विजय प्राप्त की है। तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम इनके उम्मीदवार थे जो पाली तानाखार से चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आपको याद रखना है। इन्होंने कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है? तो पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 35 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 54 सीटें मिली हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 1 सीट के साथ कहाँ पे चुनाव जीती है? पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने चुना है। ठीक है, तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनेंगे भजन लाल शर्मा। हालांकि ज़्यादा नाम वसुंधरा राजे का चल रहा था जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन अब उसको नहीं चुना गया है, रिपीट नहीं किया गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को नया मुख्यमंत्री चुना गया है, वैसे ही राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को चुना गया है। ठीक है,
तो इसको याद रखिएगा। ट्रेडिशनल नामों को इस बार भारतीय जनता पार्टी में महत्व नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? तो इसका सही जवाब है श्री विष्णुदेव साय। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह था 13 दिसंबर को, तो इस क्वेश्चन को फिर से किया जा रहा है। विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री की शपथ ली, यानी चौथे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। पहले कौन थे? अजीत जोगी, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं कि अजीत जोगी पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, तो मैं उन्हें बता दूं कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र था उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, तो इसलिए उनको पहला आदिवासी मुख्यमंत्री कहना अब उचित नहीं है, ठीक है। तो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत प्रमोद कुमार जोगी, दूसरे रमन सिंह थे, तीसरे श्री भूपेश बघेल और चौथे हैं आपके श्री विष्णुदेव साय, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो इसका सही जवाब है सी और डी दोनों, ठीक है। क्योंकि श्री अरुण साय और श्री विजय शर्मा ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। ये पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ राज्य में दो उप मुख्यमंत्री एक साथ बने हैं। इससे पहले श्री टी.एस. सिंहदेव जो थे, है ना, टी.एस. बाबा, वो आपके उप मुख्यमंत्री बने थे। अपने जो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे उस कार्यकाल में एकदम लास्ट में उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव उन्हें प्राप्त है। हालांकि इस बार दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, अरुण साव जो कि ओबीसी वर्ग से हैं और श्री विजय शर्मा जो कि एक कह सकते हैं कट्टर हिंदूवादी नेता भी हैं, छत्तीसगढ़ से इस रूप में विख्यात हैं। तो ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल थे? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, यूपी के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी, ये सभी शामिल थे शपथ ग्रहण समारोह जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का हुआ उसमें, ठीक है। तो इसको याद रखना है। संसद पर हमले की बरसी पर फिर हमला हुआ, और संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला, आतंकी हमला हुआ था, ठीक है। और इस वर्ष बरसी थी, मतलब संसद पर आतंकी हमले की, है ना। और आज ही सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ और कई जो दर्शक दीर्घा से जो लोग थे विरोधी, वो संसद भवन की पटल पे आ गए और वहाँ हंगामा करने लगे। क्या कहते हैं, येलो कलर बम भी उन्होंने फेंका। तो इस तरह की घटना संसद पे होना एक कह सकते हैं बड़े दुर्भाग्य की बात है, वो भी जबकि आतंकी इंटेल भी था। पन्नू ने भी धमकी दी थी कि वो संसद पर हमला 13 दिसंबर को करवाएगा, उसके बावजूद 5 घेरे की सुरक्षा तोड़कर कुछ लोग संसद के अंदर घुस जाते हैं। ये विचित्र बात है, और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के जो सांसद थे जिनके पास से वो घुसा था, ये सब लोग प्रवेश किए थे, उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन ये सुरक्षा पे चूक तो है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड टस्क किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है पोलैंड के। डोनाल्ड टस्क जो हैं वो पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसको याद रखना है आपको। और डोनाल्ड टस्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ये पहले भी पोलैंड के यानी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उसके बाद ये यूरोपीय संघ के अध्यक्ष भी थे डोनाल्ड टस्क, है ना। और अब ये पुनः क्या हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं पोलैंड।